हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन। दिस इज भाविका बुधवानी और आज हम क्लास 12 का फीडिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ कैटल देखने वाले हैं। आइए देखते हैं कैसा है ये। फीडिंग एंड ब्रीडिंग का मतलब होता है बेसिकली हम लोग कैटल को कैसा खाना दे रहे हैं, कैसे हम उनको फीड कर रहे हैं, उनके खाने में क्या हम प्रॉपर अमाउंट का कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स डाल रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम उनको ब्रीड कैसे करवाते हैं। ब्रीडिंग करने का बेसिकली मतलब ये होता है कि हमको ब्रीड करवानी क्यों है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो कैटल है वो हमें अच्छा प्रोडक्शन दे। हाँ, उनका जो मिल्क प्रोडक्शन हो, उनका जो हम लोग मीट खाते हैं वो भी बहुत अच्छा और हेल्दी हो। इसके लिए हम लोग को ब्रीडिंग ऑफ कैटल पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। हम लोग को ये नहीं चाहिए कि हम लोग जो कैटल का दूध ले रहे हैं या उनसे हम लोग मिल्क प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या उनका मीट यूज कर रहे हैं तो वो जल्दी बीमार पड़ते हो। हम लोग को चाहिए कि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो काफी अच्छा रहे और वो जैसे भी है बहुत अच्छे यील्ड दें हमको टाइम टू टाइम। तो वैसी के लिए हम लोगों को उनका फीडिंग और ब्रीडिंग ऑफ कैटल बहुत अच्छे से करना रहता है। सो आइए देखते हैं हम लोग ये क्यों करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ताकि हमको अच्छी रिजल्ट मिल सके, to get a good result, cattle should be given a balanced feed containing sufficient quantities of carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals and water। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि हम लोगों को अगर रिजल्ट अच्छा चाहिए तो डेफिनेटली हम लोग जो कैटल को बचपन से फीड कर रहे हैं तो वो हम लोगों का जो उनका फीडिंग है, जो उनका खाना है वो बहुत अच्छे मात्रा में फुलफिल होना चाहिए। किससे? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और भरपूर मात्रा में पानी। इसके अलावा जो उनका खाना है उसमें मेजर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं रफेज एंड कॉन्सेंट्रेट। तो ये रफेज और कॉन्सेंट्रेट इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये एमसीक्यूज में काफी बार पूछा जाता है कि फीड जो है वो कौन से दो कंपोनेंट्स का बना हुआ है। तो जो रफेज है वो बेसिकली क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। अगेन, रफेज के अंदर क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ फाइबर होता है जिसमें हम लोग हे फाइबर और सिलेज कहते हैं। बेसिकली जो हमारी सूखी घास होती है और थोड़ा बहुत हम लोगों का जो कंपोनेंट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट, जैसे कि मूंग ले लो, स्प्राउट्स ले लो, तो ये सब मिला के हम रफेज बनाते हैं। एंड रफेज गिव्स अ हाई अमाउंट ऑफ फाइबर टू द कैटल। रफेज में क्या होता है, हाई फाइबर और सिलेज। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट किसका मिक्सचर होता है? कॉन्सेंट्रेट बेसिकली टूटे हुए हमारे जो ग्रेन्स होते हैं, व्हीट हो गया, राइस हो गया, ये जो सीरियल्स होते हैं ये हम लोग तोड़ के उनको देते हैं, उनका बहुत टूटा हुआ हिस्सा। The concentrate consists of cereal broken grains, rice polish, cotton seeds, gram bran, oil cake moisture in water। बेसिकली अगर मैं कॉन्सेंट्रेट की बात करूँ तो वो पूरा ड्राई नहीं होता है। रफेज की बात की तो रफेज जो होता है वो पूरा ड्राई होता है। कॉन्सेंट्रेट होता है वो कम्प्लीटली ड्राई नहीं होता है क्योंकि उसमें ऑयल केक्स रहते हैं, उसमें पानी भी रहता है, उसमें सीड्स रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सीरियल्स रहते हैं, राइस, व्हीट, ज्वार के, और बहुत सारी दालें वगैरह भी रहती है जो उनका प्रोटीन बढ़ा सकती हैं। बेसिकली जो ये रफेज और कॉन्सेंट्रेट का कॉम्बिनेशन है ये दोनों मिलाकर हम उनको फीड देते हैं, उनको खाना देते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलाकर उनको बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन्स मिलेगा और ये जो खाना है ये उनको बहुत इजीली डाइजेस्टेबल होता है। अब अगर हम लोगों के पास ये खाना ना हो तो क्या होगा? अगर हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं हो कि हम उनको इतना अच्छा खाना दे सकें तो क्या होता है, वो सीधा कैटल के मिल्क प्रोडक्शन पे असर करता है। अगर हम लोग ये प्रॉपर फ्रफेज, प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट उनको प्रॉपर अमाउंट में नहीं दे पा रहे हैं तो जो कैटल का मिल्क प्रोडक्शन होगा विल नॉट बी सफिशिएंट। एंड हम लोगों को सिर्फ अंडर फीडिंग नहीं, हम लोगों को कुछ दूसरा टर्म जो है ओवर फीडिंग, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम लोग अंडर फीड करना नहीं पसंद है तो ओवर फीडिंग भी बहुत खराब चीज है। अंडर फीडिंग का मतलब कि अरे इधर खाने की कमी है, न रफेज का अमाउंट सही है, न कॉन्सेंट्रेट का अमाउंट सही है। और ओवर फीडिंग का मतलब यह जरूरत से ज्यादा खाना दे देना। हम लोग अगर ये कैटल को जरूरत से ज्यादा खाना देंगे तो वो भी उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगेन उनकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो काफी लो होगी। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रीडिंग। ये जो जेस्टेशन पीरियड होता है काउस का वो होता है 9 मंथ्स का, यानी कि उनका जो प्रेगनेंसी का जैसे 9 मंथ्स होता है वैसे ही उसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड।
सो काउस का जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो होता है 9 मंथ्स का, बफेलोस का जेस्टेशन पीरियड होता है वो होता है 10 मंथ्स का। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में ब्रीडिंग कैसे की जाती है। ब्रीडिंग का मतलब हम लोग एक काउ को और एक बुल को आपस में ब्रीड कराते हैं, आपस में मेट कराते हैं। क्यों कराते हैं? ताकि हमको जो उसमें से रिजल्ट मिले, हमको जो उनमें से प्रोडक्ट मिले, जैसे कि दूध है, उनका मीट है, वो बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में मिले। सो ये ब्रीडिंग के जो प्रकार है वो दो है, दैट इज नेचुरल ब्रीडिंग एंड आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। तो नेचुरल ब्रीडिंग के अंदर भी दो प्रकार है। The first one is the random breeding and the second one is the controlled breeding. Random breeding का मतलब ऐसे ही बुल्स को छोड़ दिया जाता है, किसके साथ? जो काउस घास खाने आती है। तो जहां पर भी ग्रेजिंग एरियाज होगी, जहां पर भी ये काउस खाना खाने आएंगी, घास खाने आएंगी, वहां पे बुल्स को ऐसा छोड़ दिया है ताकि ये लोग आपस में कोई भी बुल्स है वो कोई भी काउ को देख के अट्रैक्ट हो जाए और उसे सिलेक्ट करे और आपस में उनकी ब्रीडिंग हो जाए। तो यहाँ पे जो बुल्स होते हैं वो स्पेसिफिकली हम लोग सिलेक्ट नहीं करते हैं। एंड बहुत बार ये भी देखा गया है कि ये जो बुल्स हैं इनको कैस्ट्रेटेड और चेंज टू बुलक्स, दैट मीन्स ये बुल्स के जो टेस्टिकल्स होते हैं, टेस्टिस होते हैं, उन्हें काट दिया जाता है ताकि उनका जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो लो हो जाए और हम लोगों की वो बात मानने लगे और हम उनसे जो मनचाहा काम करवाना चाहें वो करवा सकें। इसके लिए जो बुल्स होते हैं उनको उनके टेस्टिकल्स को काट के, उनकी टेस्टिस को काट के उनको बुलॉक्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो बुलॉक्स होते हैं वो यंग मेल्स होते हैं और जो बुल्स होते हैं वो लोग एकदम प्रॉपर अडल्ट मेल्स होते हैं। सो अगर आप लोगों को किसी भी बुल से मेल से काम करवाना है और अगर वो आपकी बात नहीं सुनते हैं तो ऐसे भी किया जाता है कि उनके टेस्टिकल्स को काट दिया जाता है। So it is helpful in random breeding. Next one is control breeding. Control breeding में क्या होता है? हम लोग कोई भी it is same as natural breeding, but it is a part of natural breeding. तो definitely natural breeding तो होगी, लेकिन ये control breeding क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग दूसरे क्वालिटी की या इम्पोर्टेड क्वालिटी की बुल्स को लेके आते हैं और नेटिव काउस के साथ छोड़ देते हैं। डेफिनेटली वो इम्पोर्टेड बुल्स के जो जीन्स होंगे वो सुपीरियर होंगे और हम लोगों की जो नेटिव सुपीरियर काउस होगी उनकी भी जीन सुपीरियर होंगे। तो जब ये दोनों आपस में ब्रीड करेंगे तो हम लोगों का जो डिजायर्ड रिजल्ट होगा वो भी बहुत अच्छा सुपीरियर क्वालिटी का होगा। तो इनमें से जो हाइब्रिड काउस बनती हैं, these hybrid cows require a special type of environment to yield more milk. तो ऐसी काउस को डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट चाहिए होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर चाहिए होता है ताकि ये प्रोडक्शन जो उनका प्रोडक्शन हो वो काफी अच्छे से हो सके। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो हाइब्रिड ऑक्सिन है जो इनमें से बनता है वो काफी ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक रहता है। तो एक्टिव और एनर्जेटिक रहता है मतलब ये मिल्क प्रोडक्शन में भी काम करेगा और बहुत बार ये हाइब्रिड ऑक्सिन को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए या पुलिंग ऑफ द कार्ट के लिए भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं कि ऐसे कौन से हाइब्रिड्स हैं जो आज हम बना चुके हैं। तो जर्सी जो कि बाहर की इंपोर्टेड बुल है और सिंधी हम लोगों की नेटिव काउ है। तो जर्सी सिंधी एक बहुत इम्प्रूव्ड हाइब्रिड है जो आज देखा गया है। वैसे ही ब्राउन स्विस और सहीवाल एंड आयरशेरे एंड सहीवाल, ये कुछ तीन हम लोगों ने जो पढ़ी है, दीज आर द 3 इम्प्रूव्ड हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ द कैटल। लास्ट वन इज द आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको आगे भी काम आएगा कि आर्टिफिशियल ब्रीडिंग होती क्या है और ये कैसे की जाती है। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बुल का सीमेन निकालते हैं और सीमेन निकालने के मतलब दैट मीन्स उसके स्पर्म्स निकालते हैं और फीमेल काउ की बॉडी में इंसर्ट करते हैं आर्टिफिशियली, यानी कि बाहर से। सो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और ये काफी मेथड सक्सेसफुल माना जाता है क्योंकि बहुत बार ऐसे भी देखा गया जो सुपीरियर बुल्स हैं उनके अगर हम लोग स्पर्म्स निकाल के रखे तो हम लोग कभी भी, भले चाहे साल के एंड में या 2-3 साल के बाद, उनके स्पर्म्स को काउस की बॉडी में यानी कि उनकी वेजाइना में इंसर्ट कर सकते हैं। एंड through this we can make 5 to 6 cows pregnant. So ये काफी एक अच्छा प्रोसेस माना गया था, इसको काफी ज्यादा अच्छा डिटेल माना गया था। हम लोगों ने आज ये प्रोसेस को काफी ज्यादा यूज किया जाता है बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सो सेवरल काउस कैन बी इंसेमिनेटेड बाय सीमेन ऑफ अ सिंगल बुल, मतलब एक बुल के स्पर्म से हम लोग काफी सारी काउस को प्रेग्नेंट कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज का क्लास अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।